सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संगीत। आज हम लोग संगीत के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो संगीत है वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और संगीत को भारत में कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संगीत। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संगीत कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, ये भी एक गाने का प्रकार है। फिर एक गाना है कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर, जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है। ये भी क्या है, ये भी एक गाने का टाइप है। फिर एक गाने का टाइप होता है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू उड़ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अपनी तलाश में, परवान दिखाएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी गाने होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं गाने के। भारत में जो भारतीय संगीत है उसको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें शब्दों से ज़्यादा आलाप पर, लय पर और राग में ध्यान दिया जाता है। समझ आ रहा है? संगीत में 3 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 3 तत्व किसी भी संगीत के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है शब्द। ठीक है, शब्द सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद होता है लय और राग। ठीक है, लय राग एक ही हो सकता है, कह सकते हैं, और ताल। ठीक है, ये 3 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये चौथा लय। ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी संगीत में। ठीक है, जैसे शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है, लय, राग और ताल। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं लय पर, राग और ताल में। शब्दों का उतना ज़्यादा तालमेल नहीं होता है। आपने देखा होगा ध्रुपद संगीत वगैरह के बारे में सुना होगा आपने। तो इनमें क्या होता है, मेनली लय में ध्यान दिया जाता है, आलाप में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारत के अलग टाइप से, दक्षिण भारत में अलग टाइप से शास्त्रीय संगीत किया जाता है और उत्तर भारत में अलग तरीके से किया जाता है। उत्तर भारत में जो शास्त्रीय संगीत की शैली है उसे कहा जाता है हिंदुस्तान शैली। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण शैली है हिंदुस्तान शैली। इसी के अंतर्गत आता है ध्रुपद वगैरह जो है, इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद जो दक्षिण भारत में जो शैली है शास्त्रीय संगीत की, उसे कहा जाता है कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली, तो कर्नाटक शैली का मतलब ये नहीं कि ऐसी संगीत की शैली जो कर्नाटक में आगे बढ़ी। कर्नाटक शैली का मतलब क्या है, दक्षिण भारत की जो शैली हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कर्नाटक शैली कहा जाता है। और उत्तर भारत में जो शास्त्रीय संगीत की शैली है उसे क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान शैली कहा जाता है। समझ आ रहा है? जैसे आपने ध्रुपद संगीत के बारे में सुना होगा। ध्रुपद संगीत को मतलब किसने शिखर तक पहुंचाया, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। ठीक है, हरिदास का नाम सुना होगा। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक शैली। तो दक्षिण भारत में आप सुनते होंगे दक्षिण भारत के जो लोक संगीत हैं, शास्त्रीय संगीत है उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लोक संगीत। और हमारा जो आज का विषय है वो है लोक संगीत, फोक डांस, फोक सॉन्ग। लोक संगीत क्या होते हैं, तो इनमें विशेष तौर पर शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। इनमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समझ आ रहा है? और जो हर एक शब्द होता है वो फील देते हैं। समझ आ रहा है? शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, इसमें बाध्यताएं होती है कि कितना आलाप होगा। ठीक है, किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से संगीत का इस्तेमाल करना है, इस तरीके की बाध्यताएं होती है शास्त्रीय संगीत में। किंतु लोक संगीत में किसी प्रकार की बाध्यताएं नहीं होती हैं। अगर जिस भी भाव से, जिस भी शब्द से, जिस भी लय से आनंद आ रहा है तो उसको किस में जोड़ दिया जाता है, लोक संगीत में जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के बीच जो लोक संगीत होते हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। जैसे पंडवानी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डांडिया एक लोक संगीत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस आला लोक संगीत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें मेन जो होता है वो होता है लोगों के प्रति आनंद, लोगों को कितना आनंद आ रहा है इसको सुन करके।
समझ आ रहा है। इसके बाद जो तीसरा लोक नृत्य है, सॉरी जो तीसरा संगीत का टाइप है वो है शास्त्रीय प्लस लोक संगीत। जैसे भजन है, ठीक है, भजन कीर्तन सब किस में आएंगे? शास्त्रीय जो भजन कीर्तन है वो किसका समागम है, किससे मिला हुआ है? शास्त्रीय संगीत से मिला हुआ है और लोक संगीत से मिला हुआ है। समझ आ रहा है? जैसे कोई बता सकते हैं कोई भी भजन बताओ जो आप गाते हो, या फिर कोई भी कीर्तन। कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर पंज कर कंजारुणम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है? तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में भजन कीर्तन ये सब जो चीज़ें हैं किस में आएगी? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा इसमें कुछ संस्कृत शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साधारण से शब्द होते हैं, ठीक है, सामान्य शब्द होते हैं, तो इनको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि पाश्चात्य संगीत जो है, जैसे जॉर्ज, ठीक है, पॉप संगीत, पॉप रॉक सुना है आपने, ठीक है, उसके बाद अभी जो चल रहा है रैप भी गाया जाता है इंडिया में, ठीक है, कि अपना टाइम आएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब जो है इसमें आ जाएगा पाश्चात्य प्रभावित संगीत में। समझ आ रहा है? तो भारतीय संगीत को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के 2 टाइप है, हिंदुस्तान शैली और कर्नाटक शैली। ऐसी शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित है उसे हिंदुस्तान शैली के नाम से जाना जाता है, और ऐसी शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित है उसे कर्नाटक शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने बात की लोक संगीत के बारे में। ऐसा संगीत जो आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और इसको सुनकर के एक तरीके से आनंद आता है, किसी भी प्रकार की इसमें बाध्यताएं नहीं होती हैं। तो ऐसा जो संगीत है वो क्या कहलाता है? लोक संगीत कहलाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से आगे आने वाली पीढ़ी में बढ़ता है, और साथ ही साथ जो लोक संगीत होता है उसका एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है। जैसे हम आला के बारे में बात करेंगे तो आला तो पूरे इंडिया में गाया जाता है, बाकी मुख्यतः कहाँ गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। समझ आ रहा है? पंडवानी छत्तीसगढ़ के भागों में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लोक संगीत है उनका एक मुख्य क्षेत्र भी होता है। इसके बाद हमने बात की शास्त्रीय और लोक संगीत के बारे में। ऐसे संगीत जिसमें शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों का प्रभाव पड़ा है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है शास्त्रीय लोक संगीत कहा जाता है। जैसे भजन है, कीर्तन है, सब इसमें चीजें आएंगी। इसके बाद पाश्चात्य संगीत का भी भारत में प्रभाव दिखता है, जैसे रॉक सॉन्ग, पॉप, जॉर्ज और रैप। किसी को आता है रैप? कोई नहीं आता है रैप? वैसे हर कोई सिंगर होता है, ठीक है। कुछ लोग लोगों के सामने गाते हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं मतलब बंद कमरे में गाते हैं, बाथरूम में नहाते हुए, ठीक है। तो हर कोई अपने आप में सिंगर होता है। तो अब हेडिंग डालो आज, लोक संगीत। क्या क्या चीजें जाने हमने लोक संगीत के बारे में? सबसे पहली चीज, आम जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि इसमें किसी भी प्रकार की संगीत में बाध्यता नहीं होती है। मतलब इसमें कोई बाध्यता नहीं कि आपको इस तरीके से गाना है, जैसे मन करा वैसे गा लिए, ठीक है। बस आनंद आना चाहिए। तो गजल भी लोक संगीत का एक टाइप कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? इसके बाद जो लोक संगीत है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
संचरित होते हैं। संचरित का मतलब क्या होता है? मतलब इनका संचरण होता है, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। उसके बाद चौथी विशेषताएं होती है लोक नृत्य की कि ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो। लिख लिए? हो गया, लिखिए। तो आज का जो हमारा पहला लोक नृत्य है वो है बाउल। हेडिंग डालो बाउल। लोक संगीत, सॉरी, लोक संगीत का जो पहला टॉपिक है वो है बाउल। बाउल देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? गांव में जनरली इसको बजाया जाता है। तो बाउल एक लोक संगीत भी है। बाउल एक स्थानीय धर्म है बंगाल का। साथ ही साथ बाउल एक वाद्य यंत्र का भी नाम है, ठीक है। हाथ में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मीराबाई को देखा आप लोगों ने, तो मीराबाई को आप लोगों ने बजाते देखा होगा बाउल, ठीक है। हाँ, बड़ी वाली वीणा नहीं, छोटी वाली, ठीक है। हाँ हाँ, उसी टाइप से, तो वही होता है बाउल। तो बाउल में लिखो बाउल। बाउल में लिखो बाउल एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। बाउल एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। बाउल एक प्रकार का बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। पूर्वोत्तर भारत तथा बंगाल के क्षेत्रों में बाउल लोक संगीत के माध्यम से रहस्यवाद का प्रचार प्रसार किया गया। रहस्यवाद का प्रचार प्रसार किया गया। उसमें लिख लो रहस्यवाद सूफी संप्रदाय से प्रभावित। रहस्यवाद सूफी संप्रदाय से प्रभावित, हाँ, या सूफी आंदोलन से प्रभावित। सूफी आंदोलन से प्रभावित। सूफी आंदोलन से प्रभावित जीवन मृत्यु की खोज करने वाला एक मार्ग था। जीवन मृत्यु की खोज करने वाला एक मार्ग था। देखो इसमें 2-3 टर्म आई है, जैसे सूफी आंदोलन क्या होता है। देखो हर एक धर्म पूरी तरीके से निर्मल नहीं होता है, समझ आ रहा है? धर्म वैसे बनता निर्मल ही है, शुद्ध पवित्र होता है हर एक धर्म। फिर जैसे जैसे समय बदलते रहता है उसकी व्याख्या करने वाले लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते जाते हैं और धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा रूढ़वादिता आ जाती है,
बहुत सारी परंपरागत चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई भी धर्म हो। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म में जो वेद हैं, पुराण हैं, वो शुद्ध रूप से लिखे गए। पर कालांतर में क्या होता है, जैसे जैसे समय बदलते रहता है, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान, बहुत सारे ऐसे कर्मकांडों का परिचय होता है हिंदू धर्म में जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी। समझ आ रहा है? जैसे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी परंपराएं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा का वर्णन कहीं भी नहीं है, किंतु सती प्रथा हिंदू धर्म में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा, ठीक है, फिर विधवाओं को प्रताड़ित किया जाना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। समझ आ रहा है? फिर आने वाले में समय में हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन आया। भक्ति आंदोलन के माध्यम से जितनी भी हिंदू धर्म में रूढ़वादिता थी, आडंबर थे, उनका विरोध किया गया और हिंदू धर्म शुद्धि की ओर आगे बढ़ा, निर्मलता की ओर आगे बढ़ा। समझ आ रहा है? ठीक यही चीज़ें मुस्लिम धर्म के साथ भी थी। मुस्लिम धर्म की जब शुरुआत होती है तो ये भी पवित्र धर्म था। बट क्या होता है, जैसे चीज़ें आगे बढ़ते रहती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करने लगते हैं। जो धर्मगुरु है, विभिन्न प्रकार के धर्मगुरु अपने तरीके से व्याख्या करने लगते हैं। अब आवश्यकता थी मुस्लिम धर्म में भी सुधार करने की, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म में जो सुधार आंदोलन चला उसका नाम था सूफी आंदोलन। समझ आ रहा है? और हिंदू धर्म में जो सुधारवादी आंदोलन चला उसका नाम क्या था? भक्ति आंदोलन। तो सूफी आंदोलन के अंतर्गत ही था रहस्यवाद। रहस्यवाद एक मार्ग था जिसके माध्यम से जीवन और मृत्यु के बारे में बताया जाता था कि जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है। तो यही था रहस्यवाद। और रहस्यवाद का पूर्वोत्तर भारत तथा बंगाल के क्षेत्रों में जिस वाद्य यंत्र के माध्यम से प्रचार किया गया उसका नाम क्या था? बाउल। समझ आ रहा है? बस यही था, इतना ही था। इसमें लिखो, फिर आगे लिख लो, इतना ही है इसमें। आगे लिखो वनावन। वनावन, वनावन। देखो वनावन जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है विवाह के अवसर में। सॉरी, लोक संगीत है। कल हमने लोक नृत्य पढ़े थे तो बीच बीच में टर्म आ जाती है। तो आज हम बात करें लोक संगीत के बारे में। तो लोक संगीत में हमारा जो दूसरा लोक संगीत है वो है वनावन। वनावन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है और विवाह के अवसरों में इसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो वनावन। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक संगीत है वनावन। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। वनावन जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर, सॉरी, लोक संगीत है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना, कल के शब्द ही निकल रहे हैं, ठीक है। लोक संगीत लोक नृत्य थोड़ा आ जाता है। आगे लिखो पंडवानी। पंडवानी, पंडवानी का नाम कितने लोगों ने सुना है? पंडवानी, पंडवानी नाम तो सुने होंगे आपने। अभी अभी सुना है ना आप लोगों ने नाम? अभी अभी सुना है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। बहुत बढ़िया। हाँ, देखो पंडवानी के लिए जो फेमस है, अभी मत लिखो, समझ लो। पंडवानी में क्या होता है, महाभारत और रामायण की जो कहानियां होती है, ठीक है, जो घटनाएं होती है, उसको संगीत के माध्यम से बताया जाता है। समझ आ रहा है? तो इसमें अलग से कुछ रचनाएं नहीं होती हैं। ऐसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा शायरियां होती है। कितने लोगों ने अटेंड किया है? कुछ तो किया करो। मूवी देखते नहीं हो आप लोग, पढ़ाई करते नहीं हो, शायरी सुनते नहीं हो। तो शायरियाँ होती है गांव में, तो ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोलने लगते हैं। जो शायरियाँ होती है ना, उनमें उनको महाभारत रामायण रटी होती है, ठीक है। उनके शब्द देखना आप, पूरे रामायण और महाभारत से इंस्पायर रहते हैं। समझ आ रहा है? तो जो पंडवानी है, पंडवानी में रामायण और महाभारत की घटनाएं जो हुई हैं, जो कहानियां घटित हुई है, उसको इस पंडवानी लोक संगीत के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में फेमस है,
बट लोकप्रिय कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, ये है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। ऐसे आपने सुना होगा तीजन बाई के बारे में, तो तीजन बाई को पद्म पुरस्कार भी मिला है इस कारण। समझ आ रहा है? हाँ, ये छत्तीसगढ़। लिख लो पंडवानी के बारे में थोड़ा। छत्तीसगढ़ पंडवानी महाभारत तथा रामायण की घटनाओं पर आधारित लोक संगीत है, बता रहे हैं, लिख लो इसको। लोक संगीत है, इसमें भीम कौन था पता है ना? कौन था भीम? अर्जुन का भाई था, ठीक है। कौन था एक्चुअल में? पांडव था। पापा का नाम क्या था? पांडु था। उनके पापा का नाम क्या था? पांडु था। मम्मी का नाम क्या था? कुंती। कितने भाई थे लोग? 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई कौन सा था? युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, ठीक है। तो इसमें, और जो भीम था वो बहुत ज़्यादा बलशाली था, 50-100 लोग तो खाना अकेले ही खा जाता था, ठीक है। और उसकी पावर आप जानते हो, बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे ही मार देता था। समझ आ रहा है? और ताकत भी थी उसके पास, 100 हाथियों की लगभग शक्ति थी उसके पास। समझ आ रहा है? तो भीम भी मुख्य चरित्र होता है इस लोक संगीत में। क्या लिखा है आपने लास्ट लाइन? इसमें भीम की कहानियों को भी, या भीम से संबंधित कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भीम से संबंधित कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भीम से संबंधित कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें तंबूरा वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार, पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई हैं, जिन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ तीनों पद्म पुरस्कार ब्रैकेट में लिखना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त हो चुके हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त हो चुके हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों प्राप्त हो चुके हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सिविलियन पुरस्कार, मतलब जो नागरिक पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कौन सा पुरस्कार आते हैं? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा होता है? पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। देखो, सबसे बड़ा नाम पद्म विभूषण, फिर छोटा नाम हो गया, फिर क्या हो गया? पद्म भूषण हो गया, फिर क्या हो गया? पद्मश्री हो गया। तो इन्हें तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। समझ आ रहा है? अभी 2023 चल रहा है, मान लो मुझे पद्मश्री मिल गया, तो मुझे अगले साल पद्म भूषण मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। कितने गैप होना चाहिए? 5 साल का, ठीक है। किसी भी पद्म पुरस्कार के बीच में 5 साल का अंतर होता है, अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो।
ठीक है, मुख्यतः छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, दोनों लिख लो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आगे लिखो आला। आला के बारे में सुना आप लोगों ने? हम तो आला सुन के ही बड़े हुए हैं। हाँ, आला उदल की घटनाएं सुनी होगी आपने। कौन थे आला उदल? कहाँ रहते थे ये? बुंदेलखंड में रहते थे, बुंदेलखंड में रहते थे। बुंदेलखंड कौन सा एरिया था? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का है, मतलब देखो मैप मैनेज कर लेना एक बार, फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा मध्य प्रदेश जैसे है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, फील इट। सपोज दैट ये क्या है? मध्य प्रदेश। मैथ्स तो पढ़ते हो ना आप लोग? मैथ्स में क्या होता है? सपोज, माना। तो मध्य प्रदेश को कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बघेलखंड। यहाँ जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। और ये जो भाग है इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ये भाग मालवा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी जब मध्य प्रदेश में घूम जाती है तो इसे क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। समझ आ रहा है? तो हम बात कर रहे हैं ये वाले क्षेत्र की, बुंदेलखंड वाले हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड में जन्म हुआ था, मतलब बुंदेलखंड में जो आला उदल है दोनों भाई रहा करते थे। ठीक है, और क्यों फेमस है? क्यों फेमस है आला उदल? मतलब अपनी भक्ति के लिए, इनकी जो भक्ति है उसके लिए फेमस है। अभी भी मान्यता है कि जो मैयर में मंदिर है वहां पर अभी भी आला उदल आते हैं और फूल चढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? वहां पर मान्यता है कि सुबह सुबह फूल दिखते हैं, गेट बंद भी होते हैं तो फूल दिखता है, ना कोई आते हुए दिखता है और ना कोई जाते हुए दिखता है, बस फूल दिखता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से जो आला उदल है उनकी जो भक्ति है, ठीक है, उसलिए वो फेमस है। लिख लो आला उदल के बारे में। आला उदल कैसी मृत्यु हुई इनकी? पृथ्वीराज, माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों इनकी मृत्यु हुई थी। और इसका जो जिक्र है वो मिलता है हमें पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। कौन था चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज चौहान का मतलब मित्र था, कवि था और साथ ही साथ सेनापति भी था। ठीक है, लिखो आला के बारे में। आला मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आला मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अभी नहीं होती, पहले क्या होता था, गांव गांव में कैसेट्स होती थी, वो कैसेट को लगा देते थे, दिन भर चलते रहते थे, आला के सॉन्ग चलते रहते थे। किसको पता है आला? बताओगे आप? देखो आला में या मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक संगीत है, या मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसमें ब्रज अवधी तथा भोजपुरी संगीत का प्रयोग किया जाता है। हाँ, क्या लिखा आपने? इसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, भाषा संगीत लिखो। उसमें संगीत लिखो आपने। भाषा संगीत का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः
महाभारत की, यह मुख्यतः महाभारत की घटनाओं से, यह मुख्यतः महाभारत की घटनाओं से प्रभावित है। किसने लिखा है महाभारत? वेद व्यास। और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। और रामचरितमानस किसने लिखे हैं? तुलसीदास। तो पता होना चाहिए इतना। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने महाभारत को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था? संजय ने देखा था। ठीक है, तो उस समय भी क्या था? उस समय भी मोबाइल फोन था। किसका मोबाइल फोन था? संजय का। ठीक है, हाँ, मतलब ये कि धृतराष्ट्र जो था, ठीक है, जब धृतराष्ट्र कौन था? कौरवों का पिता था। अब वो युद्ध भूमि में जा नहीं सकता था क्योंकि वो अंधा था। समझ आ रहा है? अब बात ये थी कि उसको कौन बताए युद्ध के बारे में? तो संजय को दी गई दिव्य दृष्टि। ठीक है, और संजय ने पूरा बताता था, उसको सब दिखता था युद्ध का। और फिर अंतिम जो है, जैसे दुर्योधन की क्या होती है? दुर्योधन की मृत्यु होती है, उसके बाद उसकी जो दिव्य दृष्टि है वो खत्म हो जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मतलब कभी कभी आ जाते हैं कि जो संजय है, संजय की दिव्य दृष्टि कब समाप्त हो गई थी। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन भीष्म को सैया मिलने के पश्चात। ठीक है, भीष्म को सैया मिलने के पश्चात मतलब जो अर्जुन ने मारा था और सैया बना दिया था। उसके बाद अश्वत्थामा की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये होगा कि जो क्या नाम है अपना, दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें लिखो मान्यता है कि उसमें लिखो मान्यता है कि आला और उसके भाई, मान्यता है कि आला और उसके भाई पांडवों के अवतार थे। ठीक है, कितने भाई थे आला लोग? 5। पांडव कितने भाई? 5। ठीक, आला, उदल, फिर एक था देव नाम था उसका। उसके बाद मलखान, लखन, ऐसे 5 भाई थे। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बट पता होने चाहिए। हर एक चीज़ें हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में आएगा तो मैं पढ़ूंगा। कुछ चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए ताकि हमारा थोड़ा बौद्धिक विकास तो हमें पता तो चले कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे लिखो आला, उदल, मलखान, लखन और देव, ऐसे 5 भाई थे आला लोग। आगे है पनिहारी। कितने लोग पानी भरते हैं घर में? हाँ, तो जब पानी भरने जाती है महिलाएं, मतलब मत लिखो अभी, पहले समझ लो। जब महिलाएं पानी भरने जाती हैं तो आधे घंटे पहले जाती है और आधे घंटे लेट आती है। ठीक है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन रहता है वो सब पानी भरते भरते निकाल देती हैं। मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन रहता है, उनकी जो सखियां रहती है, सहेलियां रहती हैं, उनको बताते रहती हैं कि मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि उनके पास अमूमन उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है क्या? नहीं होता है। ज़्यादा किसी से मिलती हैं क्या? नहीं। तो उनका जो एंटरटेनमेंट का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो होता है पानी भरते हुए ही। समझ आ रहा है? तो पनिहारी में वही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जब पानी भरने वाली जो पनिहारियाँ मिलती हैं तो उनकी जो वार्तालाप होती है उसको संगीत के माध्यम से बताया गया। ठीक है, तो इसमें लिखो पनिहारी। और सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ मिलेगा बताओ पानी भरने में? सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा? कौन से स्टेट में लगेगा? राजस्थान में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पानी दूर दूर तक होता है। समझ आ रहा है? अब
आपको मान लो आपको घर से बाहर ही जाना है, सिर्फ घर से बाहर आपका कुआं है, तो आप किसी से बात कर सकते हो क्या ज़्यादा? नहीं। बट आप 1 किलोमीटर जा रहे हो और 1 किलोमीटर वापस आ रहे हो, तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पनिहारियाँ होती है वो गाते गाते जाती हैं और गाते गाते वापस आ जाती हैं। तो जब गुनगुनाते रहो गाना तो टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। आप लोग भी काम करते होंगे तो गुनगुनाते रहते होंगे, समझ आ रहा है? तो ये पनिहारियाँ भी वैसे ही करती है। इसमें लिखो पनिहारी में लिखो, यह राजस्थान का लोकप्रिय लोक संगीत है, लोकप्रिय लोक संगीत है। चूंकि राजस्थान में पानी हेतु लंबी दूरी को तय करना होता है, जिसके फलस्वरूप महिलाएं गीत गाते हुए कुएं तक जाती है और वापस गीत गाते हुए आती है। इसमें वे अपनी दैनिक गतिविधियों का वर्णन करती हैं। मुख्य विषय प्रेम तथा सास बहू की विवादास्पद या विवादों से भरी होते हैं। क्या लिखा हो आपने? लाइन बताओ, लास्ट लाइन। नहीं, उसके पहले पूरा लाइन बोलो वाला। विषय मुख्यतः विषय प्रेम तथा सास बहू की विवादों से भरे विषय होते हैं। समझ आ रहा है? तो बताने के लिए क्या होगा उनके पास? पहली बात वही प्रेम के बारे में, ठीक है, कि अपने पति के बारे में बताएंगे कि बड़ा अच्छा है वो, मुझे ये सब लाके देता है। समझ आ रहा है? तो ये बातें करेंगे और साथ ही साथ अपनी सास के बारे में बताएंगे। फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकालना है ना। अपनी किसको बताएंगे? अपने हस्बैंड को बता नहीं सकते कि देखो तुम्हारी मम्मी मुझे ताने देती है। किसको बताएंगे? अपनी सहेलियों को बताएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम रहता है पानी भरते भरते ये सब चीज़ें होती हैं। समझ आ रहा है? आगे लिखो। ओवी 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 देखो, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। वही जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में किया जाता है, और साथ ही साथ याद रखना है कि विवाह जैसे अवसरों पर ये किया जाता है। लोक संगीत, ठीक है, लिखो ओवी में। यह महाराष्ट्र तथा गोवा में
यह महाराष्ट्र तथा गोवा में किया जाने वाला लोक नृत्य है, सॉरी लोक संगीत है। यह महाराष्ट्र तथा गोवा में गाया जाने वाला लोक संगीत है। लोक संगीत ही लिखे हो ना इससे पहले वाले में भी आपने। बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग। इसमें देखो जितने भी लोक नृत्य है या लोक संगीत है, सबका जन्म ऐसे नहीं हुआ। जैसे पनिहारी का जन्म कैसे होता है, पानी भरते भरते जा रही थी, अब बोर लग रहा था, अब उन्होंने बताना गाना चालू कर दिया और गाना चालू किया तो पनिहारी लोक नृत्य बन गया। वैसे ही जो ओवी है, कई बार क्या होता है हम काम करते करते बोरियत फील करते हैं, ठीक है, बोरियत फील करते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उस समय हम कुछ गुनगुनाने लगते हैं। कई बार हमारे मुख से ऐसे गाने निकलने लगते हैं जो उस स्थिति के लिए फिट हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को सुलाना है, ठीक है, तो बहुत प्यार से उसको सुलाया जाता है। अब स्टार्टिंग में किसी ने ट्राई किया होगा प्यार से सुलाने का और फिर वो सो गया बच्चा, तो वहीं से क्या बन गई, वहीं से लोरी बन गई, ठीक है, कि लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा और मुन्ना करे तमाशा, ठीक है, तो उसके बाद लोरी बन गई। उसके बाद ऐसे गाना गा रहे हैं, काम करते करते गाना गा रहे हैं, मज़ा आ गया, काम कैसे हुआ पता ही नहीं चला, तो वहाँ से क्या बन गया, वहाँ से एक लोक संगीत बन गया। समझ आ रहा है? तो आप लिखो ओवी में, यह महाराष्ट्र तथा गोवा का प्रसिद्ध लोक संगीत है, प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसमें महिलाएं काम करते हुए विवाह के अवसर में लिखो, ठीक है, उसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें महिलाएं कार्य करते हुए गायन करती हैं, इसमें मुख्यतः कविताओं की 4 पंक्तियां होती है। इसमें मुख्यतः कविताओं की 4 पंक्तियां होती है। सामान्यतः यह विवाह के अवसरों में गर्भधारण के समय, गोद भराई अपने यहाँ होती नहीं होती है गोद भराई, ठीक है, गर्भधारण के समय तथा लोरी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो कविताएं होती है या फिर जो भी 4 पंक्तियां होती है उसको इसके अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, जैसे सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर था माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। तो ये भी क्या है, ये भी कविताएं हैं। समझ आ रहा है? आगे लिखो, पाई गीत। पाई गीत कहाँ का है? पाई गीत, पाई गीत कहाँ का है? हाँ, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसमें लिखो, यह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है। यह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है। यह वर्षा ऋतु के दौरान आने वाले त्योहारों में गाया जाता है। यह वर्षा ऋतु में आने वाले
त्योहारों के दौरान गाया जाता है। इसमें ईश्वर से अच्छी फसल के लिए किसानों द्वारा प्रार्थना की जाती है। इसमें अच्छी फसल के लिए किसानों द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। पाई गीत पर शायरा नृत्य आधारित है। पाई गीत पर शायरा नृत्य आधारित है। इसके बाद है लावणी सुना है आपने? कितने लोगों को आता है? दिखाओगे करके अभी? हाँ, शायरा नृत्य एक डांस है, ठीक है। मुझे गाने नहीं आता ना, नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कैसे होता है। किसी को पता है? हाँ, पता तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में गाया जा रहा है पाई गीत। लिखो लावनी के बारे में लिखो। देखा है आप लोगों ने लावनी करे हैं? अच्छा, आप महाराष्ट्र वाले तो करते ही हैं, मराठा लोग। आपने किया है कभी? क्यों? कुछ तो कर लिया करो। पढ़ाई नहीं की है सर। मूवी देखे? नहीं। घूमने गए? नहीं। अजीब लोग हैं आप लोग। आप लोगों के साथ मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिस तरीके से जीवन जिया है गहरी सहानुभूति है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ खेला है? खेले भी नहीं है सर। क्या खेले हो? बहुत बढ़िया। लिखो लावणी के बारे में। लावणी महाराष्ट्र में इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अलग से बजाना नहीं है, अलग से गाना नहीं है, जो गाएगा वही नाचेगा। लावणी महाराष्ट्र का। कितने लोग मराठा हैं यहाँ से? मतलब मराठी कितने लोग आती है? मराठी 2-3। हाँ ये भी गलत है। इसमें लिखो लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसमें महिलाएं महाराष्ट्रियन साड़ी पहनती हैं। लोक संगीत है। इस बार सही बोला था मैंने सोच समझ के बोला था मैंने। लोक संगीत है। फिर क्या लिखे? इसमें महिलाएं महाराष्ट्रियन साड़ी पहनती है। महाराष्ट्रियन इंग्लिश वर्ड हो गया। महाराष्ट्रियन साड़ी पहनती है। इसमें महिलाएं गायन के साथ साथ नृत्य भी करती हैं। आगे हेडिंग डालो। मांड के बारे में सुना है आप लोगों ने? कोई बात नहीं। कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहली बार जरूर होती है, ठीक है। तो मांड कहाँ का लोक गीत है, लोक संगीत है? ये है राजस्थान का। इसकी शुरुआत होती है, लिखो मत अभी सुन लो, इसकी शुरुआत होती है राज दरबार से। जितने भी राजपुरोहित लोग थे
वो अपने दरबार में ऐसे जो मांड गायक होते थे उनको बुलाया करते थे और वो फिर मांड गाते थे। समझ आ रहा है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? राजपुरोहित शासकों के दरबार में। कुछ राजपुरोहित शासकों के नाम बताओ, जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, ठीक है, तो ये सब क्या थे? राजपुरोहित थे। लिखो मांड के बारे में। मांड राजस्थान का लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध, जो भी लिखना है, मांड राजस्थान का लोकप्रिय लोक संगीत है। इसका प्रारंभ राजपूत शासकों के दरबार में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ राजपूत शासकों के दरबार में हुआ था, जिसमें गायन के माध्यम से राजपूत शासकों का महिमा मंडन किया जाता था। महिमा मंडन मतलब होता है तारीफ, ठीक है, कि राजा आप तो ऐसे हो कि आपको देखकर पहाड़ को भी लगता है कि मेरी ऊंचाई कम है। जब आप दुश्मनों पर बरसते हो तो बादल भी छुप जाता है। समझ आ रहा है? तो राजा की इतनी तारीफ कर दी जाती थी, इतना चढ़ा दिया जाता था राजा को कि राजा को लगने लगता था कि मैं ही महान हूं। समझ आ रहा है? जैसे हम देखते हैं जब तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो पहले युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया, आसानी से पराजित कर दिया। 1191 की बात है। अब क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चढ़ा रहे हैं उसको कि राजा आपसे तो गौरी हजारों किलोमीटर दूर भागता है, हजारों मील दूर भागता है। जब आप निकलते हो ना, आपको देखकर तो सूरज छुप जाता है, इतना तेज है आपके चेहरे में। फिर क्या होता है? 1192 में फिर आक्रमण करता है और फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। समझ आ रहा है? तो ये होता है। इसलिए ज़्यादा चापलूस और फालतू की प्रशंसा करने वाले लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे एक फेमस लाइन है कि कुछ लोग इतने चापलूस होते हैं कि राजा ने जो बोल दिया वैसे ही होगा। जैसे राजा ने कहा कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, ठीक है, संतरी बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। समझ आ रहा है? तो राजा ने बोल दिया कि रात है, तो सब क्या बोलने लगे? रात। पर ये बात कब की थी? सुबह सुबह की बात थी। ठीक है, लिखो आगे। केसरिया बालम नाम गाना सुना है आप लोगों ने? हाँ सुने हो? उसमें लिख लो। हाँ, बहुत अच्छा गाते हो आप लोग। मुझे फटे हुए स्पीकर की याद आ गई। लिखो, केसरिया बालम गीत इसी लोक संगीत पर आधारित है। केसरिया बालम, हाँ मांडवी, केसरिया बालम गीत या गीत इसी लोक संगीत पर आधारित है। आगे लिखो डांडिया। डांडिया एक्चुअल में है क्या?
लोक नृत्य है, ठीक है, साथ ही साथ ये लोक संगीत भी है, ठीक है। तो डांडिया लिखो, यह कहाँ का डांडिया? गुजरात। यह गुजरात का प्रसिद्ध, यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक संगीत है, यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक संगीत है, जिसकी प्रसिद्धि वृंदावन में होली के दौरान, जिसकी प्रसिद्धि वृंदावन में, कहाँ है वृंदावन? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसकी प्रसिद्धि वृंदावन में होली के दौरान देखने मिलती है, ये दिखाई देती है। जिसमें पुरुष तथा महिला या महिला पुरुष जिसे महिला पुरुष जोड़े द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसे महिला पुरुष जोड़े द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। आगे लिखो पोवाड़ा। पोवाड़ा, पोवाड़ा नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। पोवाड़ा, एक मिनट पहले समझ लो, पोवाड़ा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सॉरी लोक संगीत है, और ये किसके लिए गाया जाता है? मेनली गाया जाता है शिवाजी के लिए, छत्रपति महाराज शिवाजी, ठीक है, मराठा, समझ आ रहा है? तो उनकी याद में गाया जाता है। कौन थे शिवाजी? तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने पूरे के पूरे दक्षिण भारत में अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया। मराठाओं को, मराठा एक्चुअल में क्या थे? किसान लोग थे, छोटे छोटे किसान थे, ठीक है, तो उनको संगठित करके एक बड़ी रियासत तक पहुंचाना, उसका जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? महाराजा शिवाजी महाराज। औरंगजेब को जिसने लोहे के छन्ने चबवा दिए वो कौन थे? वो थे शिवाजी। समझ आ रहा है? एक छोटी सी जगह से उठ करके वहां तक पहुंचाना, ठीक है, वो साधारण बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो याद करते हैं हम शिवाजी का, क्योंकि इनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं अपने पापा से, इन्होंने लगभग 16-17 साल की उम्र में बड़े बड़े किलों पर कब्जा कर लिया था, ठीक। इसमें लिखो पोवाड़ा महाराष्ट्र का प्रसिद्धि प्राप्त लोक संगीत है, जिसमें मराठों के महानायक महाराज छत्रपति शिवाजी को याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी को याद किया जाता है। इसके बाद लिखो खोंगजम। क्या हो गया? नहीं 2-3 लिख लो बस। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में, ठीक है, रिवाइज कर देंगे, टेंशन मत लो आप। खोंगजम, आप इसकी महत्ता को समझ सकते हो कि ये यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ चुका है। क्या फील आता है यूपीएससी का नाम सुन के? क्या फील आता है? बहुत बड़ी बात हो रही है, ऐसा फील आता है? हाँ। तो उस एग्जाम में आया, सोचो। खोंगजम, यह खोंगजम पर्व के दौरान
पर्व के दौरान, पर्व त्यौहार या खोंगजम त्यौहार के दौरान मणिपुर राज्य में किया जाने वाला महत्वपूर्ण लोक संगीत है, या गाया जाने वाला, यह खोंगजम पर्व के दौरान मणिपुर में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत है। प्रसिद्ध लोक संगीत है। यह 1891 में, यह 1891 में अंग्रेजों और यह 1891 में, यह 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच के बीच हुई खोंगजम की लड़ाई का प्रतीक है। के बीच हुई खोंगजम की लड़ाई का प्रतीक है। खोंगजम की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है, जैसे भावगीत लिखो, फिर 2-3 है बस। भावगीत, भावगीत, भावगीत। कौन सा दिन है आज? शुक्रवार है। तो कल हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी हमने आज तक पढ़ा है बस उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ा है करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ा है स्टैटिक्स में, वो भी चीज़ें रिवाइज करेंगे। लिखो भावगीत के बारे में। यह भावगीत, यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में, यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाने वाला, यह कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में किया जाने वाला यह क्या लिखा आपने? यह कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत है। प्रसिद्ध लोक संगीत है जिसमें प्रेम तथा दर्शन मुख्य विषय होते हैं। जिसमें प्रेम तथा दर्शन मुख्य विषय होते हैं। तथा यह इसमें प्रेम तथा दर्शन मुख्य विषय होते हैं। प्रेम तथा दर्शन मुख्य विषय होते हैं। यह गजल के समीप है। यह गजल के समीप है, मतलब गजल जैसा इसको प्रदर्शन किया जाता है, या इसका प्रदर्शन गजल जैसे किया जाता है। समझ आ रहा है? तो मुख्य विषय क्या है? प्रेम तथा दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है? वो चीजें भी सोच लेना, ठीक है, जो आम लोग नहीं सोच पाएंगे। क्या कहते हैं उसको दर्शन कहते हैं। तो जब इसको गाया जाता है भावगीत को, तो गजल जैसे होता है। और मुख्य विषय क्या होते हैं इसमें? मुख्य विषय होते हैं इसमें प्रेम तथा दर्शन। दर्शन का मतलब क्या? ऐसी चीजें सोच लेना जो आम व्यक्ति नहीं सोच पाता। जैसे कोई मुस्कुरा रहा है और मोटी बुद्धि वाले क्या समझने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत खुश है, पर एक्चुअल में जो समझने वाला है वो झूठी हंसी को, झूठी मुस्कुराहट को पकड़ लेता है। वो चीज भी सोच लेता है जो आम व्यक्ति सोच पा रहा है क्या? नहीं। तो निदा आज़मी की एक गजल थी इसमें कि तुम जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तुम जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जो छुपा रहे हो। समझ आ रहा है? आंखों में नमी लिए, आंखों में नमी लिए, ओठों पे मुस्कान लेकर, वो क्या बात है जो तुम छुपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो।
समझ आ रहा है? एक दिन बन जाएंगे ये आंसू ही, सॉरी, एक दिन बन जाएंगे ये अश्क ही जहर, तुम इन्हें क्यों पिए जा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो वो क्या बात है जो छुपा रहे हो। समझ आ रहा है? तो ये हो गई दर्शन पर आधारित। और प्रेम पर आधारित कुछ गजल, जैसे हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि वो इश्क नहीं था, मुझे अपने इश्क पर पूरा यकीन था, और इश्क के आगे तो झुकते हैं बड़े बड़े, ये तो वक्त था, उसे तो झुकना ही था। गज़ल नहीं है, गज़ल ही है, ठीक है, गज़ल ही है। ठीक है, तो हमने देखा हर एक चीज़ को गाई नहीं जा सकती ना यार, आवाज़ भी तो होनी चाहिए वैसी। समझ आ रहा है? तो हमने देखा भावगीत के बारे में। आगे लिखो मांडो, 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 मांडो। गजल किसको आती क्लास में? बहुत बढ़िया। लिखो इसमें मांडो के बारे में। तो मांडो है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य, लोक संगीत है, ठीक है। मांडो गोवा का प्रसिद्ध लोक संगीत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो गोवा है उसका, उस पर किसका इफेक्ट है? वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है, मतलब पश्चिमी सभ्यता का इफेक्ट है, ठीक है। तो इस लोक संगीत में देखने मिलता है। तो मांडो में लिखो, यह गोवा का प्रसिद्ध लोक संगीत है, यह गोवा का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, जो पाश्चात्य, ब्रैकेट में लिखना वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य मतलब यूरोपियन कल्चर जो है उससे प्रभावित है, पाश्चात्य कल्चर या पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। इसमें वायलिन, गिटार जैसे आधुनिक, इसमें वायलिन गिटार जैसे आधुनिक वाद्य यंत्रों का, वाद्य का मतलब क्या होता है? वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र जिससे संगीत निकले। इसमें वायलिन गिटार जैसे आधुनिक, इसमें वायलिन गिटार जैसे आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वायलिन गिटार जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे लास्ट लिखो, लास्ट है कोलाट्टम। कोलाट्टम नाम सुने आपने? कोलाट्टम, कोलाट्टम क्या, कहाँ का हो गए? नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लिखो इसमें कोलाट्टम में, यह आंध्र प्रदेश का, यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो डांडिया से, या जो उत्तर भारत में किए जाने वाले डांडिया से समानता रखता है। यह नृत्य सामान्यतः समानता रखता है। यह संगीत या यह नृत्य, ठीक है, तो दोनों किया जाता है, ठीक है, नाम भी वही है। इसमें गाना भी इंक्लूड है और डांस भी इंक्लूड है। समझ आ रहा है? तो क्या लिखे हो आपने लास्ट लाइन? दोनों लिख लिए। यह नृत्य संगीत 2 घेरों में किया जाता है। 2 घेरों? हाँ, 2 घेरों में किया जाता है। हो गया? स्टॉप। एक बार रिवाइज कर लेते हैं।